हेलो बच्चों, वेलकम टू एस्पायर एकेडमी। मेरा नाम है MK सर। आज हम लोग पढ़ेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का आखिरी, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ने से पहले हम लोगों को छोटा छोटा वर्ड है कि ऑस्मोसिस किसको कहते हैं, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। बहुत बेहतरीन टॉपिक है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का ही एक पार्ट है। बहुत सारा सवाल यहाँ से आता है। आइए हम लोग शुरू करते हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज से पहले ऑस्मोसिस किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग चर्चा करेंगे कि ऑस्मोसिस किसे कहते हैं, ठीक है। देखो ऑस्मोसिस होता क्या है। तो ये एक बेहतरीन डायग्राम है, इसको हम लोग समझते हैं। इसमें दो तरह का सॉल्यूशन होगा, ठीक है। इसमें दो तरह का सॉल्यूशन होगा, मतलब दो सॉल्यूशन जिसका कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग होगा, ठीक है। जिसका कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग होगा, ठीक है। उसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहले देखो क्या है कि इधर भी हम कुछ ले लेते हैं, सॉल्यूशन है, ठीक। इधर वाले सॉल्यूशन को हम लोग कहते हैं कि यह डाइल्यूट सॉल्यूशन है, ठीक है। डाइल्यूट मतलब पतला, मतलब उसमें अमाउंट पानी का बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। इस सॉल्यूशन को हम लोग कहते हैं कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, ठीक है ना। कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। तो क्या होता है, और ये जो पॉइंट है इसको हम लोग कहते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में SPM से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऑस्मोसिस का प्रोसेस होता क्या है कि जब कभी भी डाइल्यूट सॉल्यूशन का सोल्वेंट पार्टिकल्स, डाइल्यूट सॉल्यूशन का, जैसे यहाँ डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो डाइल्यूट सॉल्यूशन का सोल्वेंट पार्टिकल्स कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के तरफ जब मूव करना शुरू कर दे तो उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कि ऑस्मोसिस है। सिंपल लाइन में डेफिनेशन याद रखना, इसमें न्यूमेरिकल तो आएगा नहीं। जब भी पूछता है बोर्ड के एग्जाम में तो परिभाषा पूछता है कि व्हाट इज ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस का आप डेफिनेशन याद रखेंगे कि व्हेन टू सॉल्यूशन हैविंग डिफरेंट कंसंट्रेशन। जैसे डिफरेंट कंसंट्रेशन करने का मतलब है कि एक तरफ वैसे सॉल्यूशन होगा जो डाइल्यूट होगा, और डाइल्यूट सॉल्यूशन वैसे सॉल्यूशन को कहते हैं जिसमें पानी का क्वांटिटी बहुत ज्यादा हो, ठीक है ना। पानी का क्वांटिटी बहुत ज्यादा हो। और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन वैसे सॉल्यूशन को कहते हैं जिसमें पानी का क्वांटिटी कम हो, ठीक। और उस दोनों को सेपरेट करने वाले एक मेम्ब्रेन होता है, उस मेम्ब्रेन को हम लोग कहते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो जब डाइल्यूट सॉल्यूशन का सोल्वेंट पार्टिकल्स कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की ओर मूव करने लगेगा थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, मतलब डाइल्यूट सॉल्यूशन का सोल्वेंट पार्टिकल्स कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के तरफ मूव करने लगे, तो इस मूवमेंट को हम लोग कहते हैं कि ऑस्मोसिस है, ठीक है ना। इस मूवमेंट को हम लोग कहते हैं ऑस्मोसिस है। तो क्या हो जाएगा, टू सॉल्यूशन हैविंग डिफरेंट कंसंट्रेशन। दो सॉल्यूशन है जिसका कंसंट्रेशन बिल्कुल अलग अलग है, सेपरेटेड बाय अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। जो दोनों को सेपरेट करने वाला मेम्ब्रेन है उसको हम लोग कहते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। जब डाइल्यूट सॉल्यूशन का सोल्वेंट पार्टिकल्स मूव करने लगे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के तरफ, तो वह इस मूवमेंट को हम लोग कहते हैं कि यह ऑस्मोसिस है। याद रखना, टू सॉल्यूशन हैविंग डिफरेंट कंसंट्रेशन सेपरेटेड बाय सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, द सोल्वेंट पार्टिकल्स ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन मूव टुवर्ड्स कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। दिस मूवमेंट ऑफ सोल्वेंट पार्टिकल्स इज कॉल्ड ऑस्मोसिस, ठीक है। ऑस्मोसिस समझ में आ गया। और ऑस्मोसिस से ही हम लोग डिफाइन करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसको हम लोग पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक।
तो इस प्रोसेस में इसको लिख दो कि यहाँ फिगर जो है किसका है, ऑस्मोसिस का है, ऑस्मोसिस का है। ठीक, अब देखो कि ऑस्मोटिक प्रेशर किसको कहते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए, ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए क्या करेंगे आप, जैसे देखो इसमें भी हम वही ऑस्मोसिस वाला ही डायग्राम बना रहे हैं, ठीक है ना, ऑस्मोसिस वाला ही डायग्राम बना रहे हैं। इधर डाइल्यूट सॉल्यूशन है, कैसा सॉल्यूशन है, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन है, और इधर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। जब इधर से मूवमेंट करना शुरू किया ना, मूवमेंट करना शुरू किया, जैसे सॉल्वेंट पार्टिकल्स मूव करना शुरू किया, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके अपोजिट साइड से प्रेशर लगाएंगे, ठीक है ना, इसके अपोजिट साइड से प्रेशर लगाएंगे, और उतना ही प्रेशर लगाएंगे जिससे यह ऑस्मोसिस के प्रोसेस को रोक दे, ठीक है। द मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू स्टॉप या प्रिवेंट द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस के प्रोसेस को रोक दे, हम उतना प्रेशर लगाएंगे, वही प्रेशर को हम लोग कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। कि जितना कम से कम प्रेशर आपको अप्लाई करना है जिससे ये जो मूवमेंट हो रहा है सॉल्वेंट पार्टिकल्स का, या सॉल्वेंट पार्टिकल्स का मूवमेंट क्लोज हो जाए, रुक जाए, बंद हो जाए, ठीक है ना, तो उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। तो सिंपल डेफिनेशन है, कम से कम आप प्रेशर अप्लाई कीजिए जिससे ऑस्मोसिस के घटना को हम रोक सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लोग पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो देखो पाई इज इक्वल टू, पाई इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है रो जी एच, ठीक है ना, रो जी एच, जहां पाई ऑस्मोटिक प्रेशर है, रो हम लोग बोलते हैं, रो डेंसिटी को बोलते हैं, रो क्या है, डेंसिटी है, और जी के बारे में तो पता ही होगा आपको, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और एच जो होता है इसका कंटेनर के हाइट को हम लोग बोलते हैं, इसका जितना भी हाइट हो उसको हम लोग बोलते हैं हाइट है, ठीक है। एच हम लोग क्या बोलते हैं, हाइट ऑफ कंटेनर, हाइट ऑफ कंटेनर, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बोर्ड में बहुत पूछता है। दो बात याद रखना, ऑस्मोसिस किसे कहते हैं कि दो सॉल्यूशन होगा जिसका कंसंट्रेशन अलग अलग होगा, जब सोल्यूट पार्टिकल्स, सॉल्वेंट पार्टिकल्स डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड की ओर जब मूव करने लगे, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कि यह ऑस्मोसिस है, और मूव करेगा किससे, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से। थोड़ा सा अब हम लोग समझते हैं इस आखिर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता क्या है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हम लोग कहते हैं वैसे मेम्ब्रेन जो परमिटेड मटेरियल्स को पास करने की इजाजत दे, ठीक है, परमिटेड मटेरियल को पास करने की इजाजत। जैसे आप चलनी से अगर आटा वगैरह छाल रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि सारे के सारे पार्टिकल्स, आटा का सारा पार्टिकल्स तो नहीं चला जाता है ना, जिसको परमिट करता वो जाता है, जिसको परमिट नहीं करता वो नहीं जाता है। तो सेमी परमिएबल का मतलब वही होता है कि कुछ मटेरियल्स को अलाउ करेगा जाने के लिए, कुछ मटेरियल्स को नहीं। तो डाइल्यूट वाले मटेरियल्स को अलाउ करता है और कंसंट्रेटेड वाले को अलाउ नहीं करता है, ठीक है। तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कि यह ऑस्मोसिस है। और दूसरा पॉइंट में आप ऑस्मोटिक प्रेशर के देखेंगे तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या बोलता है कि वह कम से कम प्रेशर आप ऑस्मोसिस पर अप्लाई कीजिए जिससे ऑस्मोसिस के प्रोसेस को रोका जा सके। ऑस्मोसिस के प्रोसेस को आप रोक देंगे, वही कहलाता है ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। अब देखो हम लोगों को पढ़ना है लॉ ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। ये जो फॉर्मूला है पाई इज इक्वल टू रो जी एच, सॉल्यूशन चैप्टर में इसका उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। हम पाई का एक और फॉर्मूला आपको बताते हैं, ड्राइव कर देते हैं उसका, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। बेसिकली
इसमें दो लॉ इस्तेमाल होगा, ठीक है ना। एक इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, दूसरा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर सॉल्यूशन पर। दो इफेक्ट पड़ता है, एक कंसंट्रेशन का और दूसरा टेम्परेचर का, ठीक है। तो पहला जो हम लोगों का लॉ है, लॉ ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए कि इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है ना। तो इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन में समझ लो कि इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन के लिए क्या होता है कि द ऑस्मोटिक प्रेशर जो होगा ना, ऑस्मोटिक प्रेशर, अगर हम लोग टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं, तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का, ठीक है। तो क्या है, at constant temperature the osmotic pressure is directly proportional to concentration of solution। अब कंसंट्रेशन कोई दूसरा वर्ड नहीं है, कंसंट्रेशन मोलारिटी को कहते हैं। हम लोग मोलारिटी के बारे में जानते हैं। मोलारिटी क्या होता है, उसको कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल एम बराबर क्या होता है, आप जानते हैं कि मोल पर यूनिट वॉल्यूम, मोल पर यूनिट वॉल्यूम। सिर्फ यहाँ पर ध्यान रखना है कि यहाँ लीटर में होना चाहिए, और इसी को हम लोग कहते हैं कंसंट्रेशन, ठीक है। कंसंट्रेशन को सिंबल कैपिटल स्क्वायर ब्रैकेट से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं और कैपिटल सी से। तो यह क्या हो जाएगा, यह भी हो जाएगा मोल पर यूनिट वॉल्यूम। यहाँ भी ध्यान रखना है कि लीटर में ही हो। तो जो वर्ड कंसंट्रेशन है वही मोलारिटी है। तो हम लोग पहले से जानते हैं कि मोलारिटी क्या होता है, तो इसी को हम लोग चर्चा करेंगे। अभी देखिए कि क्या होगा लॉ ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर में। तब पहला लॉ हम लोग एक्सप्लेन कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, 12 में 5 नंबर में पूछता है, ऐसे जेई और नीट में भी बहुत क्वेश्चन रहता है। तो पहला लॉ क्या बोला है कि जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का, ठीक। अब यहाँ पर देखो हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। हियर सी इज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अभी हम आपको बताए हैं कि कंसंट्रेशन और मोलारिटी दोनों सेम वर्ड है। तो कंसंट्रेशन की बात अगर हम लोग करेंगे तो इसको बड़ा ब्रैकेट से लिखते हैं, ठीक है। तो कंसंट्रेशन बराबर क्या हो जाएगा, मोल बाई वॉल्यूम। ध्यान रखना है वॉल्यूम किस में होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए, ठीक है। तो देखो पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी। अब यहाँ पर देखो अगर हम मोल का सिंबल इसको, और आप देखो हम मान लेते हैं कि लेट n मोल्स ऑफ सोल्यूट dissolve in V liter of solution, ठीक है। कोई सॉल्यूट है जिसका हम मान रहे हैं कि n मोल होगा और वो V लीटर सॉल्यूशन में डिजोल्व हो रहा है, तो उस कंडीशन में कंसंट्रेशन बराबर क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन आप C से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो या स्क्वायर ब्रैकेट से भी हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो सिंबल है इसको हम लोग कंसंट्रेशन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कंसंट्रेशन बराबर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। हम पहले ही लिख दिए हैं कि वॉल्यूम किस में है, लीटर में है। तो यहाँ पर हम लोग को रिप्रेजेंट करने का ज़रूरत बिल्कुल नहीं है कि वॉल्यूम को हम लोगों को लीटर में लिखना है। अब देखो अब ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन का, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग, लॉ इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग, कि ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन का। अब हम लोग क्या करेंगे, अब कंसंट्रेशन बराबर हम लोगों को पता है कि नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम होता है, तो हम लिख सकते हैं पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। पाई
इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोल्स। याद रखना, बार बार लिखते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम। ठीक है, तो अब क्या आ गया, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। एक हम लोग स्पेशल केस बना लेते हैं, ठीक है ना। देखो उसमें कि इफ n इज इक्वल टू 1, मतलब हम लोग मोल्स कितना ले रहे हैं, 1। ठीक है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा कि द ऑस्मोटिक प्रेशर of solution is inversely proportional to volume of solution, inversely proportional to volume of solution। लेकिन कब, when moles of solute is taken to be 1 mole। ठीक है ना, 1 मोल। तो इस कंडीशन में पाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा वॉल्यूम का। याद रखना इसमें कि जब हम लोग मोल्स की संख्या 1 लेंगे तो उस कंडीशन में मोल्स जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा वॉल्यूम का। ठीक है, दूसरा बात कि अब हम लोग बात करेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर का। वो बहुत छोटा सा है, ज्यादा बड़ा बात नहीं है, इसको मेन समझना था क्योंकि इसमें मोलरिटी भी इंक्लूड है। मोलरिटी को ही हम लोग कंसंट्रेशन कहते हैं। तो क्या है, पहला लॉ आपको याद रखना है कि जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन का। ठीक है ना, ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। तो वही काम किए हैं कि पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, और हम लोग जान रहे हैं कि कंसंट्रेशन बराबर होता है मोल्स अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। और जब अगर हम n को 1 रख देते हैं, कांस्टेंट कर देते हैं, तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा वॉल्यूम का। ठीक है, अब इसका दूसरा लॉ है। इसका दूसरा लॉ क्या होता है कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉल्यूशन। तो वो सेकेंड लॉ है, उसको हम लोग देखते हैं क्या होता है वो, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखो हम इसको मिटा देते हैं, नोट कर लेना। दूसरा पॉइंट है देखो दूसरा पॉइंट है इसमें इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है ना, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में क्या होता है ऑस्मोटिक प्रेशर के साथ रिलेशन, हम लोग उसको देखते हैं। तो क्या हो जाएगा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है ना, ऑस्मोटिक प्रेशर वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, तो देखो तो क्या हो जाएगा, द ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, ध्यान में रखना। और पहला लॉ में क्या बताए थे कि कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। इसमें हम क्या बोल रहे हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है ना, यहाँ पर ध्यान देना, एब्सोल्यूट टेम्परेचर अबव एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है,
तो अबव एब्सोल्यूट टेम्परेचर करने का मतलब कितना, 0 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, या 0 डिग्री पर भी काम चलता है, लिख देते हैं, लेकिन अबव एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक, अब देखो हम लोग क्या करेंगे, अब दोनों लॉ को कंबाइंड कर देंगे, फर्स्ट लॉ को भी और सेकेंड लॉ को भी। ठीक, तो फर्स्ट लॉ में क्या था, फ्रॉम फर्स्ट लॉ, ठीक है, तो फर्स्ट लॉ में था कि पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी, इसी को हम लोग और क्या लिखे थे कि पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखो इसमें, अब ये वाला हम लोग लेते हैं कि फ्रॉम सेकेंड लॉ, फ्रॉम सेकेंड लॉ, तो सेकेंड लॉ में क्या है कि पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। देखो सिंपल सा बात है, अब पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ठीक, और यहाँ पर देखो पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, हम क्या लिख सकते हैं इसको, दोनों को अगर कंबाइंड कर दे तो पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ठीक है, अब देखो यहां से इस वॉल्यूम को इधर लेके आते हैं, तब पाई भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन इंटू टी, मतलब प्रोडक्ट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर एंड वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसका, तो प्रोडक्ट ऑफ मोल्स एंड टेम्परेचर का। अब ठीक है, यहां से हम एक प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा देंगे और एक कांस्टेंट डालेंगे, ठीक है ना, और जब कांस्टेंट डालेंगे वो कांस्टेंट होगा गैस कांस्टेंट का। ठीक, चूंकि यहाँ पर हम लोग वेपर प्रेशर की बात कर रहे हैं तो कांस्टेंट कौन सा लेंगे, गैस कांस्टेंट लेंगे, तो गैस कांस्टेंट क्या होता है, आर, कैपिटल आर, तो क्या हो जाएगा, पाई भी इज इक्वल टू एन आर टी। ठीक है ना, यही है हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर का इक्वेशन, बहुत ज्यादा क्वेश्चन इससे पूछता है। ठीक है ना, उसके बाद देखो यहाँ पर आर क्या है, तो आर एक गैस कांस्टेंट है, आर है गैस कांस्टेंट। ठीक है ना, गैस कांस्टेंट, इसका वैल्यू याद रखना। ठीक है, इसका वैल्यू याद रखना कि आर का वैल्यू होता है 0.0821 लीटर एटीएम मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। ठीक, लीटर एटीएम मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स किसका, आर का वैल्यू होता है 0.0821। हम लोग क्वेश्चन बनाते समय इसको क्या कर सकते हैं, 0.083 भी लेके इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब देखो 1 लीटर एटीएम बराबर 1 लीटर एटीएम बराबर होता है 101.3 जूल, 101.3 जूल। अब क्या करेंगे कि अगर हम इस वैल्यू से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आर का एक नया वैल्यू आ जाएगा, वो वैल्यू होता है 8.314। अब देखो लीटर एटीएम को हम किस में कन्वर्ट किए हैं, जूल में, तो क्या हो जाएगा 8.314 जूल और मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स रहेगा। ठीक है, अब देखो एक और याद रखना, एक जूल बराबर होता है 10 का पावर 7 अर्ज, 10 का पावर 7 अर्ज। ठीक है, अब देखो तो यहाँ हम क्या करेंगे, फिर से इसको पुट कर देंगे, तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8.314 इंटू 10 का पावर 7। अब यूनिट जूल कन्वर्ट हो जाएगा किस में बताओ, अर्ज में हो जाएगा, तो हम इसको लिख लेंगे अर्ज मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। ठीक, यहाँ तक हो गया। अब इसको हम लोग R को चाहे तो कैलोरी में बदल सकते हैं। ठीक है ना, तो याद रखना एक कैलोरी बराबर होता है 4.18 जूल। ठीक, देखो तो यहाँ कैलोरी बड़ा वैल्यू है, जूल छोटा वैल्यू, क्या करेंगे इसको आर का वैल्यू निकालने के लिए डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड करेंगे तो ऑलमोस्ट 2 टाइम्स कैंसिल होगा ना, ऑलमोस्ट 2 टाइम कैंसिल होगा। ठीक, तो वो क्या हो जाएगा, होता है 1.98 के करीब में, लेकिन हम लोग मानेंगे 2, क्वेश्चन बनाते समय यूज करेंगे R इज इक्वल टू 2 कैलोरी मोल
मोल इनवर्स और केल्विन इनवर्स। ठीक है, तो सिंपल सा बहुत अच्छा बेहतरीन एक इक्वेशन है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देख लीजिए, कॉन्सेंट्रेशन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, टेम्परेचर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, हमको आर का वैल्यू ये याद रखेंगे, बाकी सब अपने आप निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सब हम लोगों को पता है कि 1 लीटर एटीएम 101.3 जूल के बराबर होता है। ठीक है ना, अब उससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे कि डिफरेंट फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, डिफरेंट फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, देखो तो क्या हो जाएगा, डिफरेंट फॉर्म ऑफ different form of law of osmotic pressure, law of osmotic pressure, लॉ ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। देखो तो लॉ ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, पाई भी इज इक्वल टू एन आर टी। ठीक है, यहाँ से 1 नंबर पॉइंट में देखो हमको निकालना है कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है ना, कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन बराबर क्या होता है, मोल बाई वॉल्यूम। ठीक, तो इस फॉर्मूला में क्या करो कि पाई इज इक्वल टू एन बाई वी आर टी। ठीक है, एन बाई वी को हम लोग क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं सी से। दिस मीन्स दैट पाई इज इक्वल टू सी आर टी। यहाँ से आ जाएगा सी इज इक्वल टू पाई अपॉन आर टी। ठीक है, यहाँ से भी हम लोग प्रॉब्लम बनाएंगे, ये इसका एक पहला फॉर्मूला। दूसरा, अगर हम चाहें तो इसको डेंसिटी में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम। ठीक है, मास बाई वॉल्यूम होता है। तो मान लो कि लेट वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट यह W ग्राम है, और मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट, इसको हम लोग मान लेते हैं कि यह m ग्राम है। क्या है, m ग्राम है। तो मोल्स बराबर क्या होता है, मोल्स इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है, मोल्स इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है, मोल्स इज इक्वल टू वेट बाई मोलिकुलर वेट, जहाँ वेट हम लोग कितना लिए हैं W, और मोलिकुलर वेट कितना लिए हैं m। समझ रहे ना। अब क्या करो कि इसी वैल्यू को तुम पुट कर लो इस फॉर्मूला में, पाई भी इक्वल टू एन आर टी में। तो क्या हो जाएगा, पाई भी इज इक्वल टू W बाई एम आर टी। आप यहाँ से देखो चाहोगे तो मोलिकुलर वेट आसानी से निकाल लेना। ठीक है, इसी को कहते हैं मोलिकुलर वेट। ज़्यादातर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में टेम्परेचर पूछा जाता है और नहीं तो मोलिकुलर वेट पूछा जाता है। ठीक है, तो आसानी से निकाल सकते हो। अब कुछ नहीं करना है, वॉल्यूम को इधर भेज देंगे और एम को हम इधर ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा, पाई एम इज इक्वल टू W बाई वी आर टी। देखो डेंसिटी बराबर हम क्या लिखे थे, मास बाई वॉल्यूम। तो यहाँ भी W क्या है, मास है, और V वॉल्यूम है। तो इसको लिख सकते हैं पाई m इज इक्वल टू डी आर टी। तो यहाँ से D इज इक्वल टू हो जाएगा पाई m बाई आर टी। इस फॉर्मूला को भी याद रखना। ये सब हम लोग कहाँ से ला रहे हैं, लॉ ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर से ला रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आसान भी है, मज़ा आता है सबको पढ़ने में। इस पर हम लोग न्यूमेरिकल भी बनाएंगे तो मज़ा आएगा। ठीक है ना। अब देखो इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, हम लोग बना लेते हैं। ठीक,
क्वेश्चन कह रहा है कि कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 5% यूरिया डिजोल्व इन द वाटर एट 273 केल्विन। ठीक है, कितना बोल रहा है? 5% यूरिया डिजोल्व हो रहा है, ठीक है, वाटर में, जिसका टेम्परेचर कितना है? 273 केल्विन। याद रखना यहाँ पर 5% या 10% सॉल्यूट डिजोल्व इन सॉल्यूशन, इसका मतलब यह हुआ 5 ग्राम। 5% का मतलब क्या हुआ? 5 ग्राम यूरिया डिजोल्व कर रहा है, कितना? तो 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन में। ठीक है ना, अगर यहाँ पर रहता 25 ग्राम यूरिया डिजोल्व इन 25% यूरिया डिजोल्व इन वाटर, तो इसका मतलब यह होता कि 25 ग्राम यूरिया को हम लोग, जैसे यह कंटेनर है, 5% का मतलब यही है, 5% यूरिया का मतलब यही है कि यह 100 मिलीलीटर H2O है, और इसमें हम क्या कर रहे हैं? 5 ग्राम यूरिया पुट कर रहे हैं, 5 ग्राम यूरिया हम लोग डिजोल्व कर रहे हैं, तो इसका वैल्यू कितना होगा? ठीक है ना, तो यहाँ 5 ग्राम हो जाएगा। तो इस केस में बोल रहा है कि ऑस्मोटिक प्रेशर कितना होगा। ठीक है ना, तो चलो हम लोग इसको बनाते हैं। क्वेश्चन को पहले समझ लेना, समझने के बाद बनाओगे तो बहुत आसान रहेगा। ठीक है, 5% का मीनिंग हम समझा दिए, लिख देते हैं, इसको हम लोग बना लेते हैं सॉल्यूशन। देखो 5% यूरिया dissolve in water, it means that 5 gram यूरिया dissolve in 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर। ठीक है, बात समझ में आया? कितना? 5 ग्राम यूरिया 100 मिलीलीटर वाटर में डिजोल्व हो रहा है। तो दो चीज हमको मिल गया, एक कि W का वैल्यू कितना हो गया? 5 ग्राम। ठीक है, अब सब्सटेंस कौन सा है? तो यूरिया है। ठीक है ना, तो यूरिया का मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है? यूरिया का मोलिकुलर फॉर्मूला होता है CONH2 का होल ट्वाइस, CONH2 का होल ट्वाइस। अगर हम मोलिकुलर वेट की बात करेंगे तो मोलिकुलर वेट कितना हो जाएगा? कार्बन का 12 और प्लस ऑक्सीजन का 16 और प्लस देखो नाइट्रोजन होल ट्वाइस। नाइट्रोजन कितना है? 2 है, तो 2 इंटू 28, 2 इंटू 14 और प्लस हाइड्रोजन 2 2 4 है, तो 4 इंटू 1, तो कुल मिला के कितना हो जाएगा? देखो 12, 28 और 4 32, 32 और प्लस 14 दूना 28, कितना हो जाएगा? ऐड कर लोगे तो 60, मतलब मोलिकुलर वेट यूरिया का कितना आया? 60। ठीक है ना, तो एम ऑफ यूरिया 60 हो गया। वॉल्यूम दिया हुआ है कितना? 100 मिलीलीटर, तो 100 मिलीलीटर है, तो हम लोग इसको कन्वर्ट कर लेंगे किस में? लीटर में। याद रखना, जब लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 100/1000, मतलब 0.1 लीटर। ठीक है, टी क्वेश्चन में दिया हुआ है, टी कितना दिया हुआ है? टी दिया हुआ है 273 केल्विन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 273 केल्विन। ठीक, अब हम लोग फार्मूला यूज करेंगे। तो फार्मूला क्या है हमारे पास? फार्मूला क्या है? देखो कि पाई भी इज इक्वल टू NRT। तो हमको निकालना है पाई, तो पाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? NRT बाई भी। अब देखो यहाँ से हम लोग मोल निकाल लेंगे, तो मोल का फॉर्मूला क्या होता है? मोल का फॉर्मूला क्या होता है? मोल का फॉर्मूला होता है वेट बाय मोलिकुलर वेट, तो 5/60
तो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/12। ठीक है, तो यहाँ पर अब वैल्यू पुट करो, तो 1/12 इंटू आर का वैल्यू कितना है, 0.0821 इंटू टेम्परेचर होगा 273 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम है 0.1। वॉल्यूम कितना है, 0.1। ठीक है, एक काम जानते हो, अगर कोई भी बच्चा को अगर कोई भी स्टूडेंट को मालूम होगा क्लास 11th का, तो ये डेटा जो सेट किए हुआ है ना, ये आप यहाँ पर बैठ के गुना करोगे तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, आर और टी का मल्टीप्लाई एक 11th क्लास में पढ़ना था, 11th क्लास का चैप्टर 1 में पढ़ना था कि जब कंडीशन एसटीपी और एनटीपी, ठीक है ना, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि यहाँ जो होगा ना टी फिक्स रहता है। टी कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, जिसको हम लोग बोलते हैं 273 केल्विन। ठीक, और प्रेशर जो होता है वह 1 atm होता है, और यहाँ पर मोल्स जो हम लोग लेते हैं 1। तो यहाँ एक फार्मूला होता है PV इज इक्वल टू nRT। ठीक है, nRT, तो यहाँ पर वॉल्यूम हो जाएगा, n का वैल्यू 1 है, R है, तो इसको जब n 1 लेते हैं ना, तो इस वॉल्यूम को कहते हैं मोलर वॉल्यूम। तो क्या हो जाएगा, RT/P। तो देखो R का वैल्यू कितना, 0.0821 गुना टेम्परेचर कितना 273 डिवाइडेड बाई प्रेशर 1। तो किसी भी केस के लिए आप चाहे तो n का वैल्यू हम पहले ही लिख दें 1। देखो कभी भी ये कोई भी गैस हो, कोई भी सब्सटेंस हो, उससे कोई बहस नहीं रहता है। R और T का मल्टीप्लाई जो होगा वो कांस्टेंट होगा, और मोलर वॉल्यूम होता है 22.4। अगर हम लोग इसको ध्यान में रखेंगे कि STP और NTP, तो STP पर टेम्परेचर 273 केल्विन, प्रेशर 1 atm। ठीक, तो वहाँ पर वॉल्यूम जो आएगा, मतलब यह है, वॉल्यूम करने का क्या मतलब है कि यहाँ R और T का जो प्रोडक्ट आएगा वो ऑलवेज होगा 22.4। ठीक है ना, तो ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, फिक्स वैल्यू है। ठीक है, 2 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, एक 273 डिग्री पर, 273 केल्विन पर, और एक पूछा हुआ 272 पर। तो दोनों का वैल्यू जो होगा लगभग बराबर होगा। ठीक है ना, तो इसको कहीं देख लेना, सिंपल। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा ये वाला वैल्यू 22.4 अब बाई 12 इंटू 0.1। तो ये वाला पॉइंट से ये वाला पॉइंट हट जाएगा। फाइनल जो हम लोगों को आएगा वो आएगा, इसको अब हम मिटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं है, आप लिख लेना इसको साइड में कहीं पर, याद रखना इम्पोर्टेंट बात है। अब देखो तो ये आ गया पाई इज इक्वल टू 22.4 डिवाइडेड बाई 12, सॉरी पॉइंट तो हटा दिए थे ना, तो पॉइंट तो हट गया था, तो इसका कोई काम ही नहीं है। तो क्या हो जाएगा, 224 डिवाइडेड बाई 12, डिवाइड कर लो, कितना जाएगा 22/4 1 12 96, ये हो गया हाँ, इसको सब्ट्रैक्ट कर लो तो ये आ जाएगा 8, 0 बिठा 12 छक 72। मतलब यहाँ पाई का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा कितना, बोलिए 18.6 18.6 यूनिट हो जाएगा ATM, आंसर हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, बोर्ड में भी पूछा हुआ है, कंपटीशन में भी पूछा हुआ है। ठीक, इसके बाद देखो एक और छोटा सा टॉपिक है। ठीक है, वो टॉपिक है हाइपोटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, और तीसरा टॉपिक है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक किसको कहते हैं। ठीक, जैसे मान लो कि यह एक सॉल्यूशन है, यह एक दूसरा सॉल्यूशन है। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्यूशन ए बोलते हैं, और इसको हम लोग सॉल्यूशन
बी बोलते हैं, ठीक है। तो हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक इसको कहते हैं, दोनों में नाम में छुपा हुआ है। हाइपर मतलब होता है, हाइपर का मीनिंग होता है ज्यादा, अधिक, ठीक है ना, ठीक है। हाइपर का मतलब होता है ज्यादा, मोर, ठीक है, क्या हो जाएगा, मोर। और हाइपो वर्ड का मतलब होता है, हाइपो वर्ड का मतलब होता है कम, ठीक है ना, मिनिमम, इसको हम लोग बोलेंगे लेस। जब हम ए और बी दोनों को कंपेयर करेंगे ना, ठीक है, ए और बी दोनों को कंपेयर करेंगे तो जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर पाई जिसका ज्यादा होगा उसको हम लोग कहेंगे हाइपरटोनिक। याद रखना, इसी में छुपा हुआ है, ठीक ना, नाम में छुपा हुआ है। हाइपर वर्ड का मतलब क्या होता है, ज्यादा, और हाइपो वर्ड का मतलब क्या होता है, कम, ठीक है। अब दोनों को जब हम कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा वो कहलाएगा हाइपरटोनिक, और जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा उसको हम लोग कहेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है ना। जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा उसको हाइपर, और जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, हाइपो। तो अगर मान लो कि हम लोग ले रहे हैं ए का ऑस्मोटिक प्रेशर पाई ऑफ ए इज ग्रेटर देन द पाई ऑफ बी, तो इसमें ए वाला जो सॉल्यूशन है ये वाला, ये कैसा कहलाएगा, हाइपरटोनिक कहलाएगा। और यहाँ ऑस्मोटिक प्रेशर बी मतलब हम कम ले रहे हैं तो वो किसका हो जाएगा, हाइपरटोनिक का हो जाएगा, ठीक है। तो देखो दो सॉल्यूशन को अगर हम लोग कंपेयर कर रहे हैं जिसमें जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा उसको हाइपरटोनिक कहेंगे, और जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे, ठीक है। समझ गए बात को। अब देखो एक पॉइंट है, इस परिभाषा को याद रखना जरूरी है, ठीक है, इसको भी नोट कर लेना, ये जरूर नोट कर लेना। हाइपर मतलब अधिक होता है, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा उसका हाइपरटोनिक, और जिसका कम होगा उसको हाइपरटोनिक। तो नाम में छुपा हुआ आपको याद करने का ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। इसमें सॉल्यूट पार्टिकल्स लिक्विड के नेचर पर कोई मतलब इसका नहीं है, समझ रहे हो ना। उसके बाद देखो इसका आखिरी जो पॉइंट है इस टॉपिक का, आखिरी पॉइंट है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन को हम लोग समझते हैं कि कोई सॉल्यूशन है, ठीक है ना, एक यह सॉल्यूशन है और एक यह सॉल्यूशन है, इसको हम लोग ए लिख रहे हैं और इसको बी लिख रहे हैं, ठीक है ना। इसमें भी सॉल्यूशन है, ठीक है, और यहाँ देखो इसमें भी सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन ए है, सॉल्यूशन बी है, ठीक। जब इस दोनों को ए और बी को हम लोग कंपेयर करेंगे, ठीक है ना, तो याद रखना इसमें सेम ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, सेम टेम्परेचर होगा, ठीक है ना, सेम कंसंट्रेशन होगा, सेम टेम्परेचर होगा। दोनों सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन, ऑस्मोटिक प्रेशर और टेम्परेचर बराबर होता है, याद रहेगा। प्रेशर मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन सब बराबर होगा। याद रखना इसमें सिर्फ और सिर्फ सोल्यूट पार्टिकल्स अलग होता है। क्या होता है, सोल्यूट पार्टिकल्स अलग होता है, ठीक है। उसको हम लोग कहते हैं कि यह आइसोटोनिक है। अब इसमें भी याद रखना आइसो वर्ड का मतलब होता है सेम, ठीक है, आइसो वर्ड का मतलब होता है सेम। टी फॉर टेम्परेचर, जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो आपको पता है कि कंसंट्रेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और जब कंसंट्रेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो अभी थोड़ा देर पहले हम लोग पढ़े हैं कि कंसंट्रेशन इज डायरेक्ट सॉरी ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो आया ना एक दूसरे का रिलेशन, और सब के सब कहाँ छुपा हुआ है, नाम में ही छुपा हुआ है। आइसो मतलब होता है सेम, और टेम्परेचर मतलब सेम टेम्परेचर, ठीक है। और जब टेम्परेचर सेम होगा तो कंसंट्रेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। आपको बताए थे कि मोलरिटी या कंसंट्रेशन
डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज है टेम्परेचर पर, तो टेम्परेचर को तो हम लोग कांस्टेंट रख दिए, ठीक है। तो टी कांस्टेंट होगा तो क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट, और कॉन्सेंट्रेशन जो होता है, कॉन्सेंट्रेशन वो पाई का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना। तो कॉन्सेंट्रेशन भी कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब दोनों में सॉल्यूशन ए और सॉल्यूशन बी दोनों में कांस्टेंट होगा, सब सेम होगा, ठीक। फर्क होगा क्या कि सोल्यूट पार्टिकल्स अलग होगा। याद रखना, टू सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, सेम कंसंट्रेशन और सेम टेम्परेचर, लेकिन याद रखना सोल्यूट पार्टिकल्स अलग होगा। मान लो कि हम इसमें NaCl रखते हैं, इसमें हो सकता है ग्लूकोज हो, ठीक है। ये वाला सोल्यूट पार्टिकल्स और ये वाला कभी भी सेम नहीं हो सकता। तो वैसे सॉल्यूशन को हम लोग आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। टू सॉल्यूशन being compared, the solution which have same osmotic pressure, same concentration, same temperature and but different solute particles, इस बात को याद रखना। अब चलो इसका हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं आइसोटोनिक के लिए। आइसोटोनिक के लिए क्या हो जाएगा, कह रहा है कि π1 इज इक्वल टू होगा π2, ठीक है। π1 इज इक्वल टू होगा π2, और कह रहा है क्या कि कंसंट्रेशन भी सेम है, तो C1 इज इक्वल टू C2, ठीक है ना। तो C1 और C2, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, C1 के लिए कंसंट्रेशन N1 बटा V1 इज इक्वल टू N2 बटा V2। ये एक बेहतरीन फार्मूला है आइसोटोनिक का। अगर हम लोग वॉल्यूम को सेम कर लेंगे, इफ वॉल्यूम इज सेम देन N1 इज इक्वल टू N2। यहाँ से हम लोग जानते हैं कि W1 बाई M1 बराबर हो जाएगा W2 बाई M2। यहाँ पर हो जाएगा यह वेट ऑफ सॉल्यूट ऑफ ए और ये मोलिकुलर वेट ऑफ ए, ये हो जाएगा दूसरे वाले सॉल्यूशन का वेट ऑफ सॉल्यूट जिसको W2, और उसी सॉल्यूशन का मोलिकुलर वेट हो जाएगा 2, ठीक है। अब तक हम लोग जितना भी पढ़े हैं ये सब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के चौथा प्रॉपर्टीज में आता है, उसको हम लोग कहते हैं कि यह आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, बहुत बेहतरीन सॉल्यूशन है, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक। उस टॉपिक का नाम है एबनॉर्मल मोलिकुलर वेट एंड एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। देखना उसमें बहुत बेहतरीन रहता है, ठीक है ना। कैसे हम लोग उसको पढ़ेंगे, मोलिकुलर वेट कैसे निकालेंगे। आज के टॉपिक को हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। उस लेक्चर का नाम होगा एबनॉर्मल मोलिकुलर वेट एंड एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।